नमस्कार। मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में कहा, राजस्थान की डबल इंजन की सरकार तेज गति से कर रही है विकास के काम। प्रधानमंत्री आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना और एम्स रेवाड़ी की रखेंगे आधारशिला। किसान संगठनों से अब रविवार की शाम होगी फिर सरकार की बातचीत। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, कल अच्छे माहौल में हुई सकारात्मक चर्चा। किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना पर माहौल गर्म। पुलिस ने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को घटनास्थल से 30 किलोमीटर पहले ही रामपुर में रोका। तृणमूल नेताओं के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता बरकरार। इमरान खान की पार्टी ने चुनाव में धांधली के खिलाफ कल देश भर में करेगी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। और राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन भारत बढ़ा बड़े स्कोर की ओर। लंच तक बनाए 7 विकेट पर 388 रन। रविंद्र जडेजा 112 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में पहली बार भारत का पदक पक्का। महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष वर्ग में जापान से होगी भिड़ंत। और अब बड़ी खबर। और बड़ी खबर में बात आज किसानों की ही। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब चौथे दौर की बातचीत रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। कल देर रात तक चली बैठक में तय हुआ कि अगले दौर की वार्ता में बातचीत फिर से आगे बढ़ेगी। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए। इससे पहले 8 और 12 फरवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। वहीं सरकार का कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर हड़बड़ी में कोई कानून नहीं बनाना चाहती है सरकार। तो फिलहाल सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक को लेकर सहमति बन गई है। इसके लिए रविवार का दिन तय किया गया है। और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। और इस सब के बीच अंबाला पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि उपद्रवी कुछ लोग जो उपद्रवी हैं वो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आंदोलन के आड़ में पत्थरबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा
शंभू बैरियर पर उत्पात मचाया जा रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में उपद्रवी पुलिस पर बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस पथराव में पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री के 7 जवानों सहित कुल 25 जवान घायल हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने आम जनता से इन उपद्रवियों की पहचान करने में सहयोग मांगा है। प्रॉपर बैरिकेडिंग करके इनको रोका भी गया, जहां हमारी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है और हमारी पुलिस फोर्स भी तैनात है रोकने के लिए, क्योंकि 2020 में भी इस तरह का उत्पात पहले हो चुका है। तो उसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा जो इस बार थोड़ी अच्छे से प्रॉपर तैयारी करी गई थी। लेकिन कुछ हमारे सामने ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें कि ये लोग पत्थर जो है तोड़ रहे हैं बैठ के, और वहाँ जो है बॉर्डर पे ये लोग पत्थर लेके आए हैं। इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारे आगे लगी हुई थी और हमारे जो जवान हमारे ऑफिसर्स आगे लगे हुए थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की है। और अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसलिए किसान भाई कि आपके लिए ये बातें, ये जानकारी, ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। हम आपको समझाते हैं क्यों जरूरी हैं। किसानों की मांगों में कर्ज माफी है। नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में चले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार में किसी एक के लिए नौकरी की भी वो डिमांड कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था और किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना भी उनकी मांगों में शामिल है। लेकिन सबसे अधिक अगर चर्चा किसी बात की है तो वो इस बात की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की है और इसको गारंटी देने वाली मांग की है। तो आइए हम आपको समझाते हैं सिलसिलेवार तरीके से एमएसपी से जुड़े क्या कुछ जरूरी तथ्य हैं, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों की राय में ये जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे किसानों का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होगा, क्योंकि बिचौलिए और जो निजी कारोबारी हैं वो मार्केट में आ जाएंगे। और इससे होगा क्या कि ये देखिए कुछ जरूरी तथ्य आपके लिए, जैसा कि हमने कहा कि ये कहा जा रहा है कि किसानों की समृद्धि होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को हम आपको समझाएंगे क्यों गारंटी नहीं है। एमएसपी कानूनी गारंटी देने पर बिचौलिए को, किसानों का नहीं बल्कि जो मीडिएटर्स हैं, जो बिचौलिए हैं, किसानों से ज्यादा उनको फायदा होगा। अब आगे देखते हैं कि आय बढ़ाने की गारंटी नहीं होगी। कुछ किसान के मन में यह है कि एमएसपी से उनकी आय बढ़ जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आय बढ़ ही जाएगी, क्योंकि इससे फायदा तो बिचौलियों को हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। गारंटी मिलने पर हरियाणा और पंजाब को नुकसान होगा। हम जानते हैं कि पूरे भारत में ये जो 2 राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब, यहाँ बहुत ज्यादा कृषि उपज यहाँ पे किसान करते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को फायदा होने की जगह इससे नुकसान हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब में 100% एमएसपी पर खरीदारी की जाती है, 100% एमएसपी पर, और अन्य राज्यों के कोटे की एक सीमा निर्धारित है कि उससे, उस सीमा के तहत ही जो राज्य सरकारें हैं वो उससे एमएसपी पर खरीदारी करती है। 10 साल में, बीते 10 साल में गेहूं पर और धान के एमएसपी पर खरीद के जरिए किसानों को 18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। 18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार किसानों से धान की और गेहूं की खरीद की है एमएसपी के रेट पर, और जो भी रेट, और हम आपको ये भी बताएंगे कि 2014 से पहले क्या रेट हुआ करता था और बीते 10 सालों में सरकार ने जो बहुत सारे कृषि उत्पाद हैं उन पर किस तरह से एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। 2014 से पहले के दशक के मुकाबले किसानों को एमएसपी खरीद पर अधिक फायदा हुआ है। एमएसपी की मांग पूरी तरह से ये राजनीतिक है, इस बात को आप समझिए कि बहुत से लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूर्ण तरह राजनीतिक मांग है। इससे आपका उतना भला नहीं होगा जितना कि दावा किया जा रहा है। कई बार एमएसपी से अधिक कीमतें बाजार में आपको मिल जाती हैं, और सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो ई-नाम पोर्टल है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आप उस पे जाइए। ई-नाम में कॉम्पिटिटिवनेस है। आप मान लीजिए कि आपको 500 क्विंटल धान बेचना है या गेहूं बेचना है, तो ई-नाम पोर्टल पर आप जाइएगा तो एमएसपी पे हो सकता है कि सरकार आपसे कम पे खरीदे, कम पैसे लेकर खरीदे, लेकिन ई-नाम में आपके लिए जो बाजार है वो बहुत खुला हुआ है। आपको जहां आपको लगे कि आपको आपके प्रोडक्ट का ज्यादा दाम मिल रहा है, आप उसको बेच दीजिए। तो ये भी कहने का मतलब कि खुले बाजार में आपको ज्यादा, इससे खासकर ई-नाम पोर्टल के जरिए आपको उसका ज्यादा भाव मिल सकता है। पिछले साल
तुअर दाल की बात हो, उड़द दाल की बात हो, इसके समेत 5 खरीफ फसलों का जो मंडी भाव था वो एमएसपी से भी ज्यादा रहा। मतलब कि जिन किसानों ने एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट को बेचा वो घाटे में रहे, मंडी भाव उनसे ज्यादा था। जिन किसानों ने मंडी में बेचा उनको ज्यादा फायदा हुआ। 11 प्रमुख खरीफ फसलों में से 5 का मंडी भाव उनके एमएसपी से भी अधिक रहा। एक बार फिर से हम आपको बता दें, और देश में जो अन्न भंडारण है उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हालांकि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में घर के आसपास आपके जो किसान हैं उनके आसपास ही जो भंडारण की क्षमता है, जो भंडार गृह हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। फिलहाल 47% ही अन्न भंडारण की व्यवस्था है सरकार के पास, और इसमें निजी जो कारोबारियों हैं उनकी दखलंदाजी बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, पूरी संभावना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, और आगे भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे जब हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में, और कई बार ये चर्चा होती है कि देखिए सरकार खरीदती है, नहीं खरीदती है, एमएसपी का भाव इसको बढ़ाया जाए, इसको लीगलाइज किया जाए। आप इस बात को यकीन मानिए कि अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। खुले भाव में, खुले मंडी में आपको ज्यादा उससे दाम मिल जाते हैं, ई नाम पोर्टल के जरिए आपको ज्यादा उससे दाम मिल रहे हैं, और लीगलाइज करने से आप तो अपने हित की बात सोच रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो सरकार पे कितना पड़ेगा? सरकार हमारे आपके पैसे से चलती है, हम जो पैसे देते हैं, जो टैक्स के जरिए, वो सरकार के पास जाती है वो पैसा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा सरकार के इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे होगा क्या कि जो बाकी जो योजनाएं हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि ये सारी मांगे, बहुत सारी मांगे हैं, कुछ पे सरकार वाकई इस पे चिंतित है और इसका क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है इस पे चर्चा करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर कि आपको, किसानों को फिर से समझने और जानने की और सोचने की जरूरत है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से अनुज यादव भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, और साथ साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज से। कृष्णवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और साथ ही साथ हम चंडीगढ़ भी चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव भी वहां से जुड़े हुए हैं। अनुज, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। आप चूंकि बीते कई वर्षों से खेती, किसानी और इन चीजों को रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, और जैसा कि हमने कहा कि ये जो एमएसपी है, ये किसानों को समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ एमएसपी ही नहीं है। इससे उतना, जितना कि दावा किया जा रहा है कि फायदा होगा, उतना फायदा नहीं है किसानों को। दूसरी बात कि इससे जो बिचौलिए हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उनको ज्यादा फायदा हो जाता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए असीम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आज आपने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने दर्शकों को और किसानों को समझाने की कोशिश की है कि आखिर एमएसपी क्या है, एमएसपी क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहेंगे कि आखिर किसान एमएसपी में क्यों बंधना चाहते हैं, जब ओपन मार्केट भारत सरकार उनके लिए, केंद्र सरकार खोल रही है, मंडियों के माध्यम से पूरे देश का बाजार उनके लिए उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश का किसान मध्य प्रदेश का किसान पंजाब, बिहार का किसान दूसरे राज्यों के अंदर, पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर आप ई मंडियों के माध्यम से अगर अपनी उत्पादन को बेचते हैं, अच्छे मूल्यों पर बेचते हैं, तो एमएसपी पर आखिर क्यों बंधना चाहते हैं? कृष्णवीर चौधरी जी जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके के रहने वाले हैं। मैं आज से 2 साल पहले की बात बताऊं, जो सरसों है, पीली सरसों और काली सरसों, उसका जो एमएसपी था वो 4,500 के आसपास था, लेकिन ओपन मार्केट में वो 7,000 से ज्यादा बिक रहा था। तो उसमें फायदा किसको हो रहा था असीम? यही सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी तो 4,000 से ज्यादा और ओपन मार्केट में 7,000 रुपए किसान को मिल रहे थे। तो इसी तरह के से कई ऐसी फसलें हैं जिनका एमएसपी से ज्यादा मार्केट में उनका रेट मिलता है। तो कुल मिलाकर किसानों को आज अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान देना चाहिए। आज भी असीम, जब आप आटा लेने के लिए जाते हैं तो क्या आपको दुकान वाला ये नहीं कहता कि ये एमपी का गेहूं है? एमपी का गेहूं पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का एमपी का गेहूं माना जाता है। तो आज ऐसा कंपटीशन किसान आपस में पैदा क्यों नहीं करते कि पंजाब का गेहूं, उत्तर प्रदेश का गेहूं या हरियाणा का गेहूं
लोग जो है खरीदने के लिए मार्केट में उतरें, और वो तभी होगा जब उसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। तो किसानों को बिल्कुल आपने आज सही तरीके से समझाया कि एमएसपी से ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी की जरूरत है, और सरकार आपके लिए ओपन मार्केट खोलना चाहती है, और बिचौलियों को कृषि और किसानों से दूर करने का सबसे बड़ा फोकस मोदी सरकार कर रहा है, जिसमें वो कुछ हद तक सफल हुई है। लेकिन जिस तरीके के ये आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन, ये किसान के लिए सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा साबित होते हैं, क्योंकि इससे किसान को कोई फायदा नहीं होता है। और बिल्कुल आपने एक बात और सही बताई कि हरियाणा और पंजाब के अंदर 100% जो खरीद है वो एमएसपी पर सरकार करती है। हमारे साथ बने रहिए अनुज। हमारे साथ खास मेहमान कृष्णबीर चौधरी भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। चौधरी साहब, पिछले सालों में भी हमने देखा इसको लेकर काफी हो हंगामा हुआ, किसान आंदोलन किए। एक बार फिर से 12-13 मांगों को लेकर वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। मेरा सवाल आपसे कि जैसा कि हमने कहा कि उसमें बहुत सारे 12-13 मांगे हैं, लेकिन सारा का सारा फोकस जो है वो एमएसपी को लेकर है। आप हमें जरा बताइए, हमारे दर्शकों के लिए और खासकर हमारे जो किसान भाई हैं जो इस वक्त डीडी न्यूज देख रहे होंगे, उनके लिए कि ये एमएसपी का जो ये सारा मामला, ये गणित है, क्या वाकई उनके हित में है? क्या उनकी आमदनी इससे बढ़ जाएगी? क्या उनका उनसे भला होगा? कृष्णबीर जी। देखिए, जो एमएसपी का अभी तक की व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार को अपनी योजनाओं के लिए जो अनाज का बांटती है गरीब लोगों को और पूरा देश में, उन योजनाओं के लिए खरीद करती है सरकार। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की अपनी योजनाओं में खरीद के लिए। ये उस समय की योजनाएं हैं, सन 67 से शुरू की थी, जब देश में भुखमरी थी, अनाज का अकाल था। उस समय पैदा करवाने के लिए, किसानों को आगे लाने के लिए ये सब योजना शुरू की गई थी। एक तरीके से अगर आप इसे देखें तो आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से आज ई नाम मंडियों को बनाया गया है, एफपीओज को बनाने के लिए सरकार ने बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, पैक्स जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको आगे बढ़ा रही है सरकार। सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है कि खुले बाजार में किसानों को एमएसपी से ज्यादा लाभ मिले, तभी तो फायदा है। बिल्कुल। सिर्फ एमएसपी तक बांधना कोई किसान के हित में नहीं है। एमएसपी से ऊपर बिके तब किसान का हित है। बिल्कुल। एमएसपी बाजार के लिए नहीं है, एमएसपी सरकार की योजनाओं की खरीद के लिए है। इस कानून को, इस बात को, इस नियम को समझने की आवश्यकता है। कहना बहुत आसान है, उसको आप ये बताइए कि आप कहते हैं इस पे कानून बना दीजिए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार तो एक झटके में जाएगा। बाजार कहेगा हमारा समर्थन मूल्य से क्या लेना देना। बाजार तो अपनी शर्तों पे काम करता है। हाँ, बाजार में कंपटीशन बढ़े, बाजार को खोलिए आप। जब आप बाजार को खोलेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो किसान से जुड़ेगी। सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कारपोरेट की जो खरीद है, जो व्यापार करते हैं, अभी सही कहा यादव भैया ने कि एमपी के गेहूं के आटे की डिमांड है, तो डिमांड तो क्वालिटी की होती है। बिल्कुल, क्वालिटी सबसे पहली बात है। तो किसान की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत कम करने की योजनाओं पर काम कर रही है सरकार। सिंचाई के संसाधन बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा रहे हैं और बाजार खोल रहे हैं। और बाजार खुलेगा। मैं एक बात कहता हूं कि पिछली बार जब आंदोलन किया था और जब 3 कानून लाए गए थे, उनमें बाजार खोलना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात इसलिए की गई थी कि किसानों को अब तक बाजार से दूर रखा गया, सिर्फ मंडी के बिचौलियों के आधार पर ही उनको बांध के रखा गया। और मुझे दुख इस बात का होता है कि पंजाब और हरियाणा, जहां 100% गेहूं और धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की एजेंसी के द्वारा किया जाता है, वो इस बात को कह रहे हैं। बिहार का किसान कहे, केरल का किसान कहे, जहां कोई मंडी नहीं है, तो बात लगती है कि भाई ठीक है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं जो है बनाई जानी चाहिए। ऐसी चीजों को सिर्फ वहीं तक बांध के रखने से किसान का भला नहीं। ठीक है, चौधरी साहब बने रहे हमारे साथ। हम एक बार फिर से बाजार को सुधारने की भी आज आवश्यकता है। ठीक है, आज सबसे बड़ी जरूरत है बाजार में मोनोपोली को तोड़ने की। बिल्कुल। और ज्यादा बायर खड़े हों। जो एफपीओज और पैक्स की योजनाओं को मैंने कहा, वो इसलिए कहा कि सरकार ने सहकारिता का 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। पहला,
बीज के लिए किया है, बीज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्था बनाई है। दूसरा, जैविक कृषि उत्पादों का बाजार की दिक्कत थी, उसके लिए बनाई है। तीसरा, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई है। तो बाजार खड़ा करने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। ई नाम मंडियां इसलिए बनाई है कि अगर आपका शोषण होता है तो आप कहीं भी अपने माल को चौधरी साहब मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटी सी टिप्पणी हमारे सहयोगी अनुज से भी ले लूं। अनुज, कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए, जिस बात की बात किसान कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ऐसे में ये होगा कि चूंकि जब किसानों को पता लग जाए कि देखिए अब लीगलाइज हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फसलों का उत्पादन होगा भारत में, उन्हीं फसलों का उत्पादन हमारे किसान भाई करेंगे। उसके अलावा जिन फसलों पे एमएसपी नहीं होगा उसका उत्पादन तो करेंगे ही नहीं। तो इसका भी तो नुकसान होगा भारत को। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि उसके बाद आखिर सब्जियों को कौन उगाएगा। हाँ, सब्जियों के ऊपर तो एमएसपी नहीं है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है आज के समय में। तो सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज जो 2275 रुपए गेहूं का और धान का जो 2100 रुपए कुछ का जो आज प्रति क्विंटल एमएसपी है, ये तो किसानों ने नहीं कहा था ना भारत सरकार से, मोदी सरकार से, कि आप 2200 का रेट दीजिए। ये 1200 का रेट हुआ करता था आज से 10 साल पहले, और अब ये 2200 तक पहुंचा है। ये तो 3-4 बार भारत सरकार ने अपने से खुद से बढ़ाया। चलो मान लीजिए कि एमएसपी की आज गारंटी और कानून ये बन जाता है, और सरकार इसको 2275 ही रखे अगले 10 साल तक, 15 साल तक, तो फिर आखिर किसान क्या करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी जरूरत यही है कि एमएसपी, उनको नुकसान होगा। इसीलिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि किसानों को खुले बाजार में। और देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा, एक तरीके से हम कहें तो उत्पादन, खाद्यान्न के क्षेत्र में उत्पादन करने वाला देश बनता जा रहा है। निर्यात सबसे ज्यादा आज भारत कर रहा है। जब देश के अंदर खाद्यान्न की कमी थी तो भारत ने कितने देशों को दिया। तो हमारे किसानों को आज इस बात को समझना चाहिए कि आपका तो उत्पादन दुनिया के देश खरीदने जा रहे हैं। भविष्य के अंदर निर्यात लगातार आपका बढ़ रहा है। एमएसपी में मत बंधिए, खुले बाजार में अपने उत्पादन का बढ़िया दाम पाइए। सिर्फ ये बात समझने की जरूरत है। बिल्कुल अनुज, समय इतना ही है, लेकिन एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये एक ऑप्शन दिया गया है सरकार की तरफ से। जैसा कि हमारे तमाम लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि आप ओपन मार्केट में जाइए, वहां ज्यादा आपको भाव मिलेगा। सरकार की कोशिश ये है कि जो किसान नहीं बेचना चाह रहे हैं या जिनके पास साधन नहीं है कि वो वहां तक जा सकें, उनके लिए चलो सरकार की तरफ से हम आपसे खरीदारी कर लेते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, मिनिमम ना कि मैक्सिमम। तो ये भी समझना होगा कि ये एक ऑप्शन है, ये आपके पास एक टूल है, एक तरीका है कि चलो जो किसान नहीं बेच पा रहे हैं, जिनके पास कोई दिक्कत है, उनसे हम ले रहे हैं। लेकिन अगर आप सक्षम है तो आप जाइए, आपको ज्यादा भाव मिलेगा। ओपन मार्केट में जाइए, ई नाम पे जाइए, मंडियों में जाइए, तभी आपका भला हो पाएगा, बजाय इसके कि सिर्फ एमएसपी एमएसपी एमएसपी। इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। फिलहाल समय इतना ही है। चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चंडीगढ़ से जुड़ने के लिए। आप दोनों ही का इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। ताज़ा खबर में बात खबर बंगाल से है। भाजपा की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम आज संदेश खाली के दौरे पर निकली है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बीजेपी की टीम को संदेश खाली से 30 किलोमीटर पहले ही रामपुर में रोक दिया है। इस टीम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल शामिल हैं। संदेश खाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, और महिलाएं टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इस मामले पर गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर संदेश खाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम जा रही थी, जो समिति जा रही थी, उसको 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया रामपुर में संदेश खाली से, ताकि वो वहां पे पहुंच न सके और वहां पे वो अपने तरीके से जांच न कर पाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर,
और ये अब बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जो वहां के राज्यपाल हैं वो भी अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंप चुके हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो वहां पुलिस है वो स्थानीय लोगों से, स्थानीय तत्वों से, जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं उनसे वो मिली भगत कर बैठी है पुलिस। दंगल में महिला का सम्मान नहीं है। जिसने माटी मानुष के नाम बोल के सरकार में आया और माटी को लूट कर रहे शेख शाहजहां जैसा लोगों ने हमारी जो फिशरमैन है, हमारी जो दलित है, हमारी जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं। लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। अभी जो भी हो रहा है ना, पुलिस के देखरेख में हो रहा है। सरकार नियोजित जो अत्याचार है ना, सरकार प्रायोजित अत्याचार यहाँ पे हुआ है। 100 धारा 144 लगाया है, 5 लोग उसमें जा सकते हैं, 5 ही लोग हम जाने की बात कर रहे हैं, नियम के आधार पे जा रहे हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी तो उधर से हो रही है, हम लोग तो सभ्य तरीके से जा रहे हैं और इन्हीं के प्रोटेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, तभी भी ये लोग मना कर रहे हैं। सरासर गलत है, गुंडागर्दी है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जो गुंडागर्दी यहाँ पर शाहजहां जो है और उसके लोग कर रहे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, कहीं वो खुल ना जाए, इस बात के डर से जो है ममता ने यहाँ पर या पुलिस लगा के रखी है ताकि हम लोग वहाँ पर ना जा सकें। टारगेट कर करके हिंदू बेटियों को, बहनों को उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आज जितनी मुस्तैदी ये दिखा रहे हैं उस दिन नहीं दिखा सकते थे। पुलिस और टीएमसी के गुंडे बराबर के हैं और मिलकर कार्रवाई कर यहीं बैठेंगे। अभी मुझे लगता है कि यहाँ की ममता गवर्नमेंट चिंतित है कि हम वहाँ जाएंगे तो असलियत उनके सामने आ जाएगी, देश की जनता के सामने आ जाएगी, और इसीलिए इन लोगों ने रोका है। और फिर वो खुद विधानसभा में उल्टे सीधे बयान दे रही है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हुई। और इस सबके बीच जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी टीम 19 फरवरी को वहां का दौरा करने वाली है। हम आपको ये अपडेट दे दें। और इस सबके बीच पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जो है वो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। आइए जानते हैं कि क्यों ये जगह पिछले कुछ सप्ताह से लगातार चर्चा में बना हुआ है। ये आप ग्राफिक्स और ये मैप, और इसमें आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ये संदेश खाली जो जगह है वो स्थित है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में है ये संदेश खाली में। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी महिलाएं वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। 5 जनवरी को राशन भ्रष्टाचार मामले की जांच करने ईडी की टीम गई थी। राशन भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए उस पर हमला किया गया और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी इसी भ्रष्टाचार को लेकर। और हमले के बाद से वो फरार है, शाहजहां शेख फरार चल रहा है। और उसके बाद ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और केंद्रीय बल के जवानों पर भी हमला किया गया जब ईडी की टीम वहां पर जांच करने गई। 7 फरवरी को संदेश खाली के गांव वालों का टीएमसी समर्थकों के खिलाफ हंगामा किया गया वहां के ग्रामीण महिलाओं ने। और आरोप ये लगाया कि टीएमसी के नेता उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। टीएमसी के नेताओं पर बलपूर्वक जमीन कब्जाने के भी आरोप लगे हैं। यौन उत्पीड़न, जमीन कब्जाना, ये सारे आरोप वहां की ग्रामीणों ने, वहां की महिलाओं ने लगाए हैं। और उसके बाद से यह हंगामा धीरे धीरे और भी बढ़ता चला गया। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुए और यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। हाथों में डंडा और झाड़ू लिए संदेश खाली के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जुलूस निकाले कि जो मुख्य आरोपी है, गुनहगार है, उसको पकड़ा जाए। शाहजहां के सहयोगी शिबू हाजरा के घर में भी तोड़फोड़ की गई। लोगों ने जलिया खाली में शिबू हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्म को फूंक दिए, आग लगा दी विरोध स्वरूप। 9 फरवरी की रात से पूरे संदेश खाली में प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दिया गया। और उसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए यह धारा 144 लागू किया गया ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। लोगों में काफी विरोध, काफी उग्र प्रदर्शन। और इसके बाद संदेश खाली जा रहे भाजपा प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने बीच में रोक दिया। ये जाना चाह रहा था प्रतिनिधिमंडल, रोक दिया गया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई हैं। महिलाओं का यही डिमांड है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, तुरंत गिरफ्तार करने की मांग है। यौन उत्पीड़न का मामला, जमीन कब्जाने का मामला। और इस सबके बीच राज्यपाल ने संदेश खाली में अशांत जो क्षेत्र हैं उनका दौरा किया।
और अपनी तरफ से एक रिपोर्ट उन्होंने होम मिनिस्ट्री को भेजी। राज्यपाल ने महिलाओं को न्याय दिलाने का, जस्टिस दिलाने का आश्वासन दिया। तो ये कुछ वहां से सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। आप देखिए अखबारों में, आप वेबसाइट्स पे जाइए, आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह की चीजें जो हम कह भी नहीं सकते हैं वो वहां की महिलाएं बता रही अपनी जुबानी की, किस तरह से शेख शाहजहां और उनकी जो टीम, उनके जो गुर्गे हैं, वो किस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, बहुत गलत चीजें वहां कर रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से प्रसेनजीत लगातार इस पूरे मामले को बीते कई हफ्तों से कवर कर रहे हैं। प्रसेनजीत, एक बार फिर हमने आज देखा कि जो टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम गई है, उसको वहां पर नहीं जाने दिया गया, 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। और इसके पीछे भी सच्चाई ये कि जो वहां पे सच्चाई है वो जनता तक ना पहुंच पाए, लेकिन अब जनता सब जान गई और समझ गई है पूरा खेल क्या चल रहा है वहां पे। सिर्फ मुश्किल इसी बात की है कि जनता सब जान गई है और इस तरह से आज के दिन में किसी खबर को छिपाना काफी मुश्किल है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सोशल मीडिया की बात कह रहे थे, आप बाकी जगह पे जिस तरह से ये खबर फैल चुके हैं पूरे विश्व में, इसको छिपाना अभी मुश्किल है। लेकिन फिर भी ममता सरकार की सोच ऐसा है, हम सुबह जब 10 बजे भावना से बात कर रहा था तभी हमने कहा था कि हमको पहले देखना चाहिए कि ये जो टीम है, ये टीम को कितना दूर तक जाने दिया जाए। तो रामपुर में रोका गया, जहां पे कल लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को रोका गया। लेकिन अंदर अगर हम संदेश खाली की बात करें तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस के काफी सारे नेता, उन लोगों की, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी करके बताया गया कि ये सारे नेता वहां पे घूम घूम के लोगों की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें इकट्ठा कर। जी प्रसेनजीत, तो ये कांग्रेस की उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और इसी की जी हमारे साथ ब्रिजलाल जी भी हैं, जो कि हम जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि बहुत से लोग इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य हैं जिनको कि रोक दिया गया है। ब्रिजलाल भी इस वक्त हमारे साथ इस टीम में थे और वो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। ब्रिजलाल जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि आप लोगों की इस पूरी टीम को संदेश खाली से 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से ये जो मनमर्जी और मनमानी कर रही है टीएमसी की सरकार? जगह है वहाँ रोका गया। हमारे संगठन ने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि सेंट्रल टीम है जिसमें 2 मिनिस्टर हैं, 6 की टीम है, 5 महिलाएं हैं, जाने दिया जाए। हमने यहाँ कहा कि भैया 144 है तो 4 तो जा सकते हैं, हमको 2 को जाने दो, नहीं जाने दिया। मैंने संदेश खेड़ा के महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया, उनको बताया हम तुम्हारे साथ हैं। अभी मुझे मालूम हुआ पुलिस संदेश खेड़ा में उनको पीट रही है। ऐसा नंगा नाच नहीं देखा हमारे लोगों के साथ, महिला मंत्रियों के साथ सड़क पर गुंडागिरी की गई है, धक्का मुक्की यहाँ की पुलिस ने किया है। यहाँ की पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस, ये यूनिफॉर्म में तृणमूल के कार्यकर्ता हैं और यहाँ संविधान का गला घोंटा जा रहा है। अरे हम संदेश खेड़ा में जा रहे थे पीड़ितों से मिलने, जिनके साथ बलात्कार किए गए, और उनका जो गुंडा है ऑर्गेनाइज क्राइम का गैंग लीडर शाहजहां शेख जी, जो वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार होता, हिंदू घरों की रेकी करके उनके भेड़ी जो इसको बोलते हैं, जो मछली पालते हैं, उनके तालाब पूरा कब्जा, ईडी का वांटेड मुलजिम है ममता बनर्जी। संविधान अपने विधानसभा में कहती हैं, उसका साथ देती हैं, ऑन पेपर फरार है। वही आदमी है जब ईडी रेड करने गई थी तो पथराव किया गया था। ऑन पेपर कहीं ना कहीं या तो मुख्यमंत्री के घर में होगा या किसी मंत्री के घर में होगा। तो वहाँ तालिबानी शासन चल रहा है, वहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत बेटियों को बुला बुला करके तृणमूल ऑफिस में रेप किया गया। बहनें सड़क पर हैं, बुलेट बोल रही हैं, लेकिन हम वहाँ जा रहे थे उन बेटियों से बात करनी है। अरे मैंने कहा 144, 4 तो जाने दो, 2 तो जाने दो, नहीं जाने दिया। हमें मजबूर होकर हम लौट रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बदतमीजी यहाँ की पुलिस ने हमारी महिला मंत्रियों, सांसदों से किया है, अक्षम्य है। ये प्रिविलेज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और हम अब जा रहे हैं गवर्नर से मिलने। यहाँ
ब्रजलाल जी ये बताइए कि बिना ये सारी चीजें, ऐसा तो नहीं है कि एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले हुई होंगी, ये तो बहुत महीनों से चली आ रही ये सारी चीजें हैं। अब अरे जबकि महीनों महिलाएं नहीं। सड़कों पे आ गई हैं, तब जाके ये सारा मामला लाइमलाइट में आया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बंगाल आंदोलित है, सभी लोग सड़क पर हैं। और आज का 16 फरवरी का दिन ममता बनर्जी के लिए काला दिन है। और आज वहाँ थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ आदिवासी और दलित हैं। ममता बनर्जी चीख चीख कर कहती हैं वो गरीबों की, आदिवासियों की, दलितों की मसीहा हैं। आज वो महिला खुद हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और ममता जी का नाम केवल ममता है, लेकिन ममता उनसे कोसों दूर है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा था और वहाँ रेप हो रहा था, बेटियों को बुलाया जाता था, नहीं आओगी तो तुम्हारे हस्बैंड को गोली मार दिया जाएगा। सब कुछ जानते हुए दीदी चुप रही। केवल और केस, देश हित का कोई मतलब नहीं। रोहिंग्या बस्ती बसा दी गई, बांग्लादेश से ला करके वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की गई, वहाँ पर तस्करी हो रही है यहाँ के। और वहाँ के जो बांग्लादेशी आते हैं, वहाँ गरम गरम आधार कार्ड मिलता है, पूरे देश में घुसाया जाता है। यहाँ सीए तत्काल लागू करना चाहिए, एनआरसी लागू होगा और ये तभी बंगाल के लोगों को निजात मिल सकेगा। जो यहाँ गुंडा राज चल रहा है, वहाँ पर संदेश खेड़ा में तालिबानी शासन है। अरे देश संविधान से चलता है, करिया से नहीं चलता। जो यहाँ दीदी करिया से आना चाहती है केवल अपने वोट बैंक के लिए। ब्रजलाल जी, क्या आप कहना चाहेंगे कि ममता सरकार बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसका ये चरम है? और ये मैं 4 बार बंगाल में, मैं 3 बार पहले आ चुका हूँ। यहाँ पर बीजेपी कर्ताओं के साथ अत्याचार, इलेक्शन के बाद पंचायत 60 लोगों को मार दिया गया सरेआम। तो ये जो गुंडागर्दी, ऐसा मैं प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश यूपी का डीजीपी रहा हूँ, ऐसा गुंडागर्दी मैंने अपने पौने 38 बरस के कैरियर में कहीं नहीं देखा जैसा बंगाल में। अब क्या आप लोग गवर्नर से जा रहे हैं मिलने के लिए? क्योंकि गवर्नर ने भी जब वो गए थे तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को होम मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है। जी हाँ, हम यहाँ किससे मिले? दीदी से मिलने कोई फायदा नहीं। अरे हम कह रहे हैं भाई संविधान के अनुसार हमें 144(4) को जाने दो, हमने कहा 2 को जाने दो। लेकिन जब ये बात नहीं सुनी जा रही है, सेंट्रल मिनिस्टर और सांसदों में छह में महिला है, हम सड़क पर बैठे हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि आज देश के मंत्री सड़क पर बैठे हैं, उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है। ये देश और यहाँ की जनता, देश की जनता सब इस तालिबान शासन को। ब्रजलाल जी, एक आखिरी सवाल, क्या आप लोगों की टीम को डर नहीं लग रहा है कि जब आप लोग वहां जाएंगे तो हो सकता है कि टीएमसी के गुंडे आप लोगों पर भी हमला कर दें? ऐसा है, हम वो भी देखेंगे। ये जो है गुंडई से हम नहीं डरते। हमने भी उत्तर प्रदेश स्टेट को चलाया है और हम नहीं करने दीजिए, हम फेस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रजलाल जो कि इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य, उनका कहना है कि हम जा रहे हैं, हमें रोका गया, हमें 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, हमारे साथ धक्का मुक्की की गई और हम वहां किससे मिलें? डीजीपी से मिलने का कोई मतलब नहीं है, पुलिस प्रशासन से मिलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सब मिले हुए हैं उनसे। इसलिए अगर मुमकिन हो पाया तो हम राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल से मिलकर अपनी सारी बातें कहेंगे। तो ब्रजलाल इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के अहम सदस्य। और हमारे साथ प्रसेनजीत जी लगातार बने हुए। प्रसेनजीत, हमने सुना अभी ब्रजलाल को, जो कि इस टीम के अहम सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की, वहां नहीं जाने दिया गया। वही असीम जो मैं कह रहा था कि अंदर जो तृणमूल के लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और इन महिलाओं के ऊपर दबाव डालने की कोशिश में है कि आप जिन लोगों ने अपने ये सब कैमरा के सामने बोले हैं और यह महामहिम के सामने बोले हैं, आप चलिए थाने पर, हम लेके जाते हैं, आपका क्या शिकायत है थाने में दर्ज कराइए और आपका अगर जमीन हड़प लिया गया तो हम तृणमूल की तरफ से आपको मुआवजा देंगे। चलिए, तो मतलब ये जो थ्रेटनिंग की एक क्या इसको क्या है, एकदम
ठंडे मिजाज में जिस तरह से इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और आराम से तृणमूल के लोग बाहर ये कर रहा है। और सुबह से मैं जो कह रहा हूं, पूरे संदेश खाली को एक किला में बदल दिया गया है। और यहाँ पे वैसे ही जो सुकांत मजूमदार को इस तरह से परेशान करने के कारण पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोगों को बुलाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से मंत्रियों को, इस तरह से सांसदों को 30 किलोमीटर दूर रास्ते पे रोका गया है। और सिर्फ 2 लोग जाने के लिए धारा 144 की जो कानून है हम जानते हैं उसमें किस तरह से लोग जा सकते हैं किसी जगह पे। और धारा 144 लगाने के कारण क्या है? कुछ महिलाओं ने उनके ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। उस दिन हो सकता था कि उस दिन कुछ शिबू हजरा की पोल्ट्री में आग लगाया गया था, लेकिन ये कानूनी मसला है। इसमें धारा 144 लगाकर बाहर से लोगों को जाने से रोकना और इन महिलाओं से बात करना, इन महिलाओं की क्या दर्दनाक और प्रसेन जी हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और बाकी जो टीम मेंबर्स है वो सड़क पे बैठी हुई हैं। एक महिला शासित राज्य में महिलाओं के साथ और केंद्रीय मंत्री के साथ ये व्यवहार हो रहा है। आप सोचिए, मैंने हम ऐसे ही सुबह से इसी का अंदेशा लगा रहे थे कि ऐसा ही होने जा रहा है और ऐसा ही हुआ है। मतलब ऐसा मैंने प्रेडिक्टेबल है। अब ऐसा है, ऐसे मैं बता दूं कि ममता बनर्जी के राज में क्या होने जा रहा है, ये हम जैसे कुछ पत्रकारों को ये प्रेडिक्शन पहले से मिलना चालू हो गया कि हमको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इससे ममता बनर्जी शेख शाहजहां की संरक्षण करेंगे ये हम पहले से कहने की कोशिश कर रहे थे। और कल विधानसभा में खड़े होकर ममता बनर्जी ने उनका पूरी तरह से संरक्षण कर दिया है, बता दिया है कि शेख शाहजहां को टारगेट करके ईडी को भेजा गया था। ये एक अजीब सा मजाक है। ईडी क्या की राजनीति के एक दायरे में ईडी को लाने की कोशिश में ममता बनर्जी है कि ईडी का जो कार्रवाई है वो भी राजनीति की एक दायरे में है और इसीलिए शेख शाहजहां के घर पे ईडी को भेजा गया था। तो इस तरह की जो स्थिति है प्रसेनजीत, ईडी तो अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा। आप चाहे रोकिए, आज रोक सकते हैं, कल आप उसको नहीं रोक सकते, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा। लेकिन मेरा सवाल कि राजनीतिक संरक्षण देने के पीछे ममता बनर्जी की क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि ये जो जगह है, ये जेलिया खाली, संदेश खाली, धामा खाली, ये सुंदरवन की जो इलाका है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, यहाँ पे डेमोग्राफी है 50-50। मतलब जिनको हम पूरे देश में माइनॉरिटी कहते हैं वो यहाँ पे 50% है और बाकी पूरे देश में जिनको हम मेजॉरिटी कहते हैं वो भी 50% है। और नेताओं में जो लोग हैं वो सारे की सारे वो तथाकथित माइनॉरिटी कम्युनिटी की है। ये वो जगह है जहां से तृणमूल कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद अभी भी है नुसरत जहां, और ये बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे जो 30% माइनॉरिटी वोट बैंक है उसके 30% की 50% ये सब एरिया में रहते हैं। और यहाँ पे जो रोहिंग्या है बताया ये जा रहा है। मैं सीधी तरह से आरोप लगा रहा हूं कि ये रोहिंग्याओं को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, इनके नाम वोटर लिस्ट में उठाया जा रहा है। और इसका वीडियो भी हमने डीडी न्यूज में चलाया है, किस तरह से महिला नेता ने किसी तृणमूल कांग्रेस की बताया कि वो वहां पे काजी है, काजी के पास चले जाइए जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और वो अपना नाम वोटर लिस्ट में और आधार कार्ड बनाने के लिए उठा लीजिए। ये डीडी न्यूज में हम खबर किया है। तो ये वो जगह है जहां पे इस तरह से लोगों की नजर से दूर, क्योंकि वो जगह थोड़ा सा उसका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। वो कोलकाता से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। वो वहां पे नदी है, सुंदरवन की इलाका है, बांग्लादेश से सटे हुए हैं। वहां पे ये शेख शाहजहां जैसे लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको पूरी तरह से छिपा के रखे थे इतने दिन तक। और अब जब ये महिलाओं ने अपना बात कहने की कोशिश किया है तब ये राजनीति ममता बनर्जी की, उनको लगा कि आने वाले चुनाव में अगर ये शेख शाहजहां की जो वोट बैंक है ये हमारी पैर की नीचे से चला जाए तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो इसीलिए गांव की महिलाओं को संरक्षण देने की बजाय, मां माटी मानुष को संरक्षण देने की बजाय उनको लगा कि शेख शाहजहां को संरक्षण देना उनके लिए राजनीति के लिए, आने वाले चुनाव के लिए ज्यादा फायदेमंद है। और जैसा कि आप प्रसन्नजीत कह रहे हैं कि जो संदेश खाली का इलाका है उसमें बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान भी वहां पे आ चुके हैं। ऐसे में हमने पढ़ा भी है कुछ रिपोर्ट्स में कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको डर है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो बहुत तेजी से होगा जिसको कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
बिल्कुल असीम, डेमोग्राफिक चेंज का जो साइंटिफिक तरीका बंगाल में अपनाया जाता है वही साइंटिफिक तरीका ये है, बाहर से लोगों को लाके बैठाया जाए, फिर महिलाओं को डराया जाए, महिलाओं को अगर डराया जाए तो पुरुष भी डर जाएंगे। उसके ये जो तरीका है ये डेमोग्राफिक चेंज का, ये पूरे के पूरे बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर खास तरह से ये जो इलाका है नॉर्थ 24 परगना से साउथ 24 परगना तक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की एक महान नेता जो सांसद है डायमंड हरवार की, उनकी जो इलाका है, और यहाँ जो नुसरत जहां की इलाका है मतलब बशीरहाट, ये जो सारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, ये मैं आपको बता दूं असीम, मुझे याद आ गया अचानक 2019 की लोकसभा चुनाव के बाद एक फॉरेन की एक किसी न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि किस तरह से डायमंड हार्बर कंस्टिट्यूएंसी में हिंदुओं को अपने गांव में रोककर चुनाव के दिन, मतदान के दिन किस तरह से उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने नहीं दिया। ये जो लोग इतने बड़े बड़े बात कहते हैं कि पूरे दुनिया के बारे में, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का आप किसी ने अगर निकाल के आप सोशल मीडिया की बात कह रहे थे, बिल्कुल डायमंड हार्बर कंस्टिट्यूएंसी में, अभिषेक बैनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी में किस तरह से हिंदुओं को घर में रोककर, गांव में रोककर मतदान केंद्र तक नहीं जाने दिया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, आप गूगल करेंगे तो निकल जाए पर ये वही है, वो इलाका सारे सटा हुआ इलाका है, बशीरहाट, डायमंड हार्बर, ये सारे सटा हुआ इलाका है, सुंदरवन की इलाका है, बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है। आप चाहे तो किसी ना किसी तरह से, जब बीएसएफ पहले इतना तंदुरुस्त नहीं हुआ करता था, तब कभी भी आप बांग्लादेश जा सकते थे, आ सकते थे। तो ये एक ऐसी जगह है जो जंगल राज के बारे में आप कहते हो, ये पूरी तरह से जंगल राज है जो अपने आंखों से पिछले सालों साल हम देख रहे थे, और आज वो सारे के सारे ये महिलाओं ने हमारे सामने लेके खड़ा कर दिया है। और प्रसन्नजीत, ये जो सारा मामला है जब गरमा गया है, अब जब पूरी मीडिया और देश विदेश के लोग इसको जान रहे हैं, ऐसे में उत्तर 24 परगना जिले के अलावा पूरे बंगाल में इसको लेकर लोगों में, खासकर महिलाओं में क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? देखिए, महिलाओं के बारे में अगर बात करें और बंगाल में जो चाय की दुकान की चर्चा होती है उसके बारे में अगर बात करें, ट्राम या बस के बारे में बात करें, तो लोग इसी के इंतजार में थे कि कब ममता बनर्जी शेख शाहजहां की संरक्षण में अपना बयान दे। कल ये बयान देने के बाद लोग सुकून में है कि यही होना था, यही हो गया है। अब आने वाले चुनाव में हम सोचेंगे, हम देखेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि ये जो घटना है पूरे बंगाल का जो नींव है उसको एकदम हिला दिया है, जो महिलाएं हैं उनको पूरी तरह से हिला दिया है, और इन महिलाओं ने अब कुछ ना कुछ इसका जो जवाबी कार्रवाई है वो करने के लिए तैयार है, और ये जवाबी कार्रवाई एक ही है उनके सामने कि आने वाले चुनाव में मतदान करे, यही उनका सोच है। और पूरे पूरे प्रदेश में इसके बारे में चर्चा है, कोई दूसरा चर्चा है ही नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, कल ममता बनर्जी जो प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट वो देना चाहती थी, वो प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट उन्होंने असेंबली में दे दिया है। उसके बाद और प्रसन्नजीत, इसी मामले पर एससी आयोग के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए सीधे रुक करते हैं। और उसी के आधार पर हम लोग खुद कमीशन की पहली बार इतिहास में शायद कमीशन जाके खुद अपने व्यवस्था में रहा, और नेक्स्ट डे हम लोग संदेश के लिए पहुंच गया। पहुंचने के टाइम में भी बहुत नाटक उन्होंने किया है, नहीं पूछ पाए, नहीं जा पा रहे, फिर जाके उन्होंने एक लॉन्च का व्यवस्था किया, संदेश के लिए गाँव में पहुँच गया। पहुँचने का बाद वो महिलाओं को जो आर्तनाद, उन लोगों का जो एटीट्यूड, बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा करके रखा है जो बोल नहीं पा रहा है। एक तो महिला के ऊपर इज्जत का सवाल है, सबके सामने बोल नहीं पा रहा है, लेकिन 34 साल इस फील्ड में काम करने का कारण में मेरे अनुभव था, मैंने सारी चीज़ समझ लिए जो लोग क्या बोलना चाहता है। बार बार पूछ रहे क्या किया आपके साथ, क्या किया। शाहजहां मुल्ला आपको उठा लेके जाता था आपका लोगों का थ्रू से, तो आपके साथ क्या किया है। वो हमको पकड़ के ले जाता था, रात भर बैठा के रखता था, फिर क्या किया। लेकिन हम जानते हैं उसके बाद क्या कर सकता है, आप लोग समझता है, लेकिन वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। उनका मन का जो भावना है, पुलिस को मैंने एक ही चीज़ बता रहा था, जो विक्टिम परिवार है उससे तो मिलने तो दीजिए। वो लोग मिलने के लिए कोई कोऑपरेशन नहीं किया है। हमारा अपना सोर्स लगा के उनका घर में जाके पूछा है, और उन्होंने जो कहानी बताया कल आप लोग देखा है जो किस टाइप का टॉर्चर उन लोगों को बस हुआ है। गरीब गरीब लोग हैं,
इनको सेफगार्ड करने के लिए एक राष्ट्र का जो मुखिया होता है, इनका दायित्व बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैंने उनको बोला है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अनुसूचित जाति वर्गों को, लोगों को सेफगार्ड के लिए अलग से प्रावधान है कानून में, आप लोग क्यों नहीं किया रहे? और हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, उधर काम तो आपको ही करना पड़ेगा। जो बात आप लोगों का सामने नहीं बोल सकता है, नहीं बोल पा रहा है, वही बात हम लोग सुन के आपके पास रिपोर्ट पेश करेंगे। आप वो रिपोर्ट के आधार पर आप लोग कार्रवाई कीजिए। लेकिन हम लोगों को सुनने नहीं दे रहा है, हमारा बात सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं आए। एडीजी रैंक का ऑफिसर थाना में मौजूद था, जब कोई ऑफिसर नहीं आ रहा है, पूरा कमीशन लेके हम लोग संदेशखाली थाना में पहुंच गया। संदेशखाली थाना में जाके हमारा खबर मिलते ही वो एडीजी सिद्धनाथ गुप्ता उधर से हमारा सामने से चला गया। एक भी बात नहीं की उन्होंने, बहुत इंसल्टिंग तरफ किया है। कोई कमीशन जाता है, कमीशन को उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये जो ऑफिसर लोग हैं, लगता है कोई पार्टी का कैडर जैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका सामने इस टाइप का बिहेव कर सकता है। अगर उधर का जो साधारण पब्लिक लोग है, इनके साथ क्या व्यवहार कर सकता है, आप आराम से सोच सकता है क्या हाल चल रहा है बंगाल में। हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे? एक क्वेश्चन हम लोगों को कल रखा है। और उसके बाद कल रात 2 बजे तक पूरा टीम बैठ के हम रात में महामहिम राष्ट्रपति से रिपोर्ट देने के लिए रिपोर्ट तैयार किया है। और उसमें सारी चीज़ का वर्णन हम लोग किया है। और अभी हम लोग भाग्यशाली जो महामहिम राष्ट्रपति केस का इम्पोर्टेंट देख के उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया है। फुल कमीशन लेके 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति से मिलके सारे रिपोर्ट उन लोगों के पास दर्ज किया है और सब कहानी उनको बता दिया है। मीडिया के माध्यम से उनका भी पास खबर है, लेकिन जो चीज़ हम लोग सामने जाकर देखा है, सारी चीज़ उनको दिया है और उचित कार्रवाई करने के लिए कमीशन का तरफ से जो राइट बनता है हम लोग को लिख के भेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिकमेंडेशन क्या दी है प्रेसिडेंट को? देखिए, ये रिपोर्ट जो होता है कॉन्फिडेंशियल होता है, कुछ चीज़ हम मीडिया में बोल नहीं सकता है, लेकिन एक चीज़ तो जरूर बोल सकते हैं हम लोग। मेनली जो कमीशन का जो ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो कमियां गवर्नमेंट का तक देखा है, जो क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेशन अगर दोनों अगर एक साथ में हो जाता है तो कानून व्यवस्था कोई कौन रक्षा करेगा, ये हमारा 1 नंबर रिपोर्ट में है। उधर में जो ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिला है, उधर का क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया। और स्पॉट में अभी जो पुलिस मौजूद है वो टीएमसी दल का लीडर लोगों को सेव करने के लिए, उनको सेव करने के लिए बैठा है। कोई जनरस उनको ऊपर तो आ नहीं जाएगा, कोई तो उनका पोल्ट्री फार्म में आग नहीं लगाएगा। जो लोग क्रिमिनल है उनको सेव करने बैठा है, गरीब लोगों को बात सुनने का कोई लोग नहीं है। 1 नंबर रिपोर्ट में यही हम लोग पेश किया है। दूसरा, महामहिम राष्ट्रपति जी मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज़ लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है, आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए सुपारिश कर सकता है, क्योंकि बंगाल का हालात अभी इतना खराब है। विशेष रूप से जो शोषित वंचित श्रेणी का लोग होता है, इनको सेव करने के लिए सरकार को अलग दृष्टि से देखना चाहिए, जो बंगाल पे नहीं हो रहा है। कि बंगाल SC ST का 2nd लार्जेस्ट SC पॉपुलेटेड स्टेट, और उसी स्टेट में अनुसूचित जाति वर्गों का ऊपर, उनको महिलाओं को ऊपर उनको जमीन लेके जमीन एक्सेस करने का जो काम उन्होंने किया है शाहजहां बाहिनी, इसमें 100% कोई सरकार में रहने का कोई ये नहीं होता है उनका, क्योंकि जान मान और संपत्ति रक्षा करने का काम सरकार का होता है। राजनीतिक जगह में रहेगा, लेकिन इस श्रेणी को लोगों को तो समाज में शोषित पीड़ित वंचित है। आर्टिकल 338 में इनको सेफगार्ड करने का प्रावधान है, और आर्टिकल 338 में एट्रोसिटी वायलेट करने के बाद, बार बार वायलेट करने के बाद अगर किसी भी हालत में सुधार नहीं कर सकता है तो मालूम होता है वो स्टेट में इन लोगों को सेव करने का कोई नहीं कर रहा है, तो उसका आधार पर भी राष्ट्रपति शासन जारी हो सकता है। ये कानून का आधार पर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से इमीडिएट पश्चिम बंगाल का अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को और उनको सेव करने के लिए आराम से राष्ट्रपति शासन हो सकता है, ये कानून में है। ये चीज़ महामहिम राष्ट्रपति को मैंने बता दिया। राष्ट्रपति की तरफ से किस तरह का एश्योरेंस आपको दिया गया? राष्ट्रपति मैडम मेरे को यही बताया है, जो मेरे पास भी सारे खबर है, हम इसको उचित कार्रवाई करेंगे और ये करने के लिए
इसको रिपोर्ट जहाँ भेजना है हम लोग जरूर भेजेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया है। क्या कोर्ट वाला भी अप्रोच आप कर सकते हैं? नहीं, ऐसा ही बोला है, जो हम इसको जरूर इसको करेंगे, कार्रवाई करेंगे और आपका रिपोर्ट लेके हम लोग उस विचार करेंगे। या फिर से नोटिस इशू करेंगे डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी? ऑलरेडी नोटिस इशू कर दिया हम लोगों ने। नोटिस का उन्होंने एक रिप्लाई भेजा है, गोल रिपोर्ट, तो उसके आधार पर हम लोग दोबारा इसको हियरिंग में बुलाएंगे। इसका आधार पर जो नोटिस का जवाब अगर ठीक ठाक नहीं होता है तो कमीशन का वो मैंडेट है, उसका हम लोग हियरिंग करेंगे। हियरिंग में अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके अगेंस्ट हम लोग समन इश्यू करेंगे। अगर समन में भी नहीं आएगा तो कमीशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और पावर दिया है, जुडिशियल पावर, इसका आधार पर इन लोगों को हम लोग अरेस्ट वारंट निकाल कर पावर कमीशन का हाथ में है। और अब रुक करेंगे सीधे हरियाणा का। प्रधानमंत्री हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, ताज़ा अपडेट दे दें। प्रधानमंत्री हरियाणा के रेवाड़ी पहुंच चुके हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा हरियाणा के लिए, क्योंकि बहुत सारी सौगातें आज प्रधानमंत्री की तरफ से हरियाणा वासियों को मिलने वाली हैं। हम आपको बताएं कि और ये जो आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पे डबल इंजन की सरकार हरियाणा में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहाँ पे जो जिसका शिलान्यास करने वाले हैं, जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, वो किस तरह से जब बनकर तैयार होगा, वो किस तरह से मॉडल दिखेगा, इसका वो मुआयना करते हुए, और एम्स जो अस्पताल है रेवाड़ी में उसका वो शिलान्यास करेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो किस तरह से वो जो अस्पताल जब बनकर तैयार होगा तो किस तरह से दिखेगा। इस बात की सारी जानकारी वहाँ के जो अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को इस वक्त देते हुए, तो प्रधानमंत्री इस वक्त हरियाणा के रेवाड़ी में, और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स अस्पताल की जो आधारशिला है वो रखने का काम करेंगे। और उस वक्त ये अस्पताल जब बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा इसका वो मुआयना करते हुए, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री शहरी परिवहन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रेल की बात हो, पर्यटन की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स के लिए 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में वो तमाम चीज़ें बताई और समझाई जा रही हैं कि किस तरह से जब ये बनकर तैयार होगा तो फिर कैसा दिखेगा। उसके बाद साथ ही साथ प्रधानमंत्री रोहतक, महम, हांसी खंड में ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद हरी झंडी दिखाने के बाद इससे होगा ये कि रोहतक और हिसार क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी, उसमें काफ़ी सुधार होगा और जो रेल के मुसाफिर हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, और रोहतक और हिसार के बीच यात्रा का समय भी काफ़ी बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तोहफे के तौर पर, सौगात के तौर पर आज प्रधानमंत्री हरियाणा को देने वाले हैं। साथ ही साथ गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। तो एम्स की भी आधारशिला रखा जाएगा, गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, और इसमें प्रधानमंत्री करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की अब से कुछ ही देर के बाद आधारशिला रखने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि ये 28.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी, और इस पूरे परियोजना में, मेट्रो की परियोजना में, मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा, और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा जो मेट्रो नेटवर्क है उसके साथ इसे मिला दिया जाएगा, और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी इसका विस्तार होगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन हरियाणा के लिए, रेवाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की बात हो या फिर एम्स रेवाड़ी की बात हो, आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ हम आपको जानकारी दे देंगे, जानकारी दे रहे हैं, और आगे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के लिए ज्योतिसर में जो नवनिर्मित अनुभव केंद्र है उसका भी अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि ये अनुभवात्मक संग्रहालय जो है वो लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये म्यूजियम होगा, अनुभवात्मक संग्रहालय, और उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय जो म्यूजियम है वो 17 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कि 1 लाख वर्ग फीट से अधिक इंडोर जगह है, और यहाँ पे महाभारत की महाकाव्य गाथा और गीता की शिक्षाओं को ये म्यूजियम में जीवंत आपको नजर आएगा।
तो रेलवे की परियोजनाओं हो या फिर ये म्यूजियम की बात हो, गुरुग्राम मेट्रो की बात हो या फिर एम्स की बात हो, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री उन तमाम परियोजनाओं का किस तरह से जब बनकर तैयार होगा उसका मुआयना करते हुए, तमाम अधिकारी उनको समझाते हुए कि किस तरह जब ये सारी चीज़ें बनकर तैयार होंगी तो किस तरह से हरियाणा के लोगों के लिए, और न सिर्फ हरियाणा के, रेवाड़ी के, बल्कि आसपास के जो ज़िले के जो लोग हैं, आसपास के राज्य के जो लोग हैं, उनको भी स्वास्थ्य के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी फायदा होगा। और मोटी बात ये तो हुई परियोजनाओं की बात, लेकिन मोटी बात ये कि हमने देखा जब आम बजट पेश किया जा रहा था, वित्त मंत्री जब निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में भी, और सरकार की कोशिश भी रही है बीते 10 वर्षों में, कि जो बुनियादी अवसंरचना से जुड़े जो परियोजनाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा सरकार खर्च कर रही है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम कैपेक्स के तौर पर कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, आधारभूत संरचनाओं की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, संचार की बात हो, स्वास्थ्य से जुड़े जो अवसंरचनाएं उसकी बात हो। तो सरकार की कोशिश यही है कि पूरे देश में जो अवसंरचना, बुनियादी अवसंरचना से जुड़े जो क्षेत्र हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके। और ये लाइव तस्वीर है। आपकी ये ऊर्जा, आपका ये उत्साह, ये उमंग स्वाभाविक है। निवेदन आप सभी से है, अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी विराजे अपने स्थान पर। नमस्कार देवियों सज्जनों, विकसित भारत विकसित हरियाणा के इस विशाल और भव्य आयोजन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। अहिरवाल की ये पुण्य धरा, ये वीर वसुंधरा आज एक बार फिर से धन्य हुई है माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति से। विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्पों को आज एक नई ऊर्जा मिल रही है, नई प्रेरणा मिल रही है। महोदय, आपके आगमन से नमन, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों आप सबकी तरफ से। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथियों में शामिल हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, माननीय सांसद नायब सिंह जी, विप्लव कुमार देव जी और धर्मवीर जी, आप सभी विभूतियों का, प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी भाइयों बहनों का, वर्चुअली हम सब से जुड़े सभी हरियाणा वासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस आयोजन में। आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस हरियाणा प्रदेश की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन पर उन्हें शॉल और शंख भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। शंख पर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को बहुत सुंदर उकेरा गया है कारीगरी के माध्यम से। आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों की आवाज खूब सारी आनी चाहिए मंच तक। इस वंदन अभिनंदन में मुख्यमंत्री महोदय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। यह शंख भी है जो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में योगेश्वर कृष्ण के 52 फुट विराट स्वरूप स्थापित किया गया, उसी का प्रतिरूप और उसी की प्रतिमा। और हरियाणा प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि वे भगवान श्री कृष्ण की एक मनोहारी प्रतिमा जो है वो प्रधानमंत्री महोदय को आपके करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ भेंट करें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरा पर संदेश दिया श्रीमद् भगवद गीता का। वंदन, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जी मोदी, गवर्नर साहब बंडारू दत्तात्रेय जी, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी, सम्मानित
मंच, इलाके की आई हुई सरदारी, भाइयों और बहनों, आज मुझे मोदी जी का स्वागत करने के लिए बुलाया गया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दूसरी बार नरेंद्र भाई मोदी का रेवाड़ी के अंदर आगमन हुआ है। पहले जब हुआ था, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करते थे और यहाँ के सैनिकों ने और भूतपूर्व सैनिकों ने उनको रेवाड़ी के अंदर एक जलसे के अंदर बुलाया और एक डिमांड रखी थी कि हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन अगर आपकी सरकार बनती है तो आप हमारे को मुहैया करवाइए। सन 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार मेजॉरिटी के साथ बनी और सबसे पहले जो कार्य उन्होंने किया था वो 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर करी थी। पहले साल के अंदर 2,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ था सन 14 के अंदर और बढ़ते बढ़ते आज के दिन 28,600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है OROP के ऊपर। ये पहली झलक थी मोदी के गारंटी की। जब आपने सरकार संभाली तो उस टाइम के ऊपर सन 14 के अंदर केवल 7 एम्स हुआ करते थे। भारतवर्ष के अंदर केवल 7 एम्स हुआ करते थे और आज के दिन आप ये 22वें एम्स का शिलान्यास रखने के लिए आए हैं। दूसरी पारी आपकी सन 19 के अंदर शुरू हुई थी। भारी बहुमत 300 सीट और 300 से अव्वल सीट भारत की जनता ने आपको दिलाई थी, लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि कोविड का भी प्रकोप हमारे ऊपर आकर के मंडलाने लगा। 220 करोड़ वैक्सीनेशंस केवल हमारे देशवासियों को उपलब्ध करवाई गई। 150 मुल्क ऐसे हैं विश्व के अंदर, कुल मिलाकर के यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 मुल्क हैं, लेकिन उन 193 मुल्कों में से 150 मुल्क ऐसे हैं जो भारत का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। मोदी सरकार ने, उनकी गारंटी ने इस वैक्सीन को 150 मुल्कों को उपलब्ध करवाया। आयुष्मान भारत कार्ड आपने इशू करवाया जिससे 50 करोड़ आज के दिन लाभार्थी देश के अंदर इसका फायदा उठा रहे हैं। जो भी देश विकसित होना चाहता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खासा ध्यान देना चाहिए और देता आए हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो। मेट्रो के अंदर सन 14 के अंदर एक साल के अंदर केवल 23 किलोमीटर मेट्रो स्थापित हुआ करती थी, जो आज के दिन 63 किलोमीटर प्रति साल आज के दिन मेट्रो खड़ी होने लग रही है। और गुड़गांव के अंदर हुडा सिटी सेंटर से लेकर के और साइबर हब तक 27 किलोमीटर का ये फासला 5,500 करोड़ से अव्वल पैसे से खर्च होकर के संपन्न होगा। मोदी जी, लोगों की 800 साल पुरानी मांग आपने पूरी करी। आपने राम मंदिर बनाया, आपने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची है। आपने दिल्ली का नया वॉर मेमोरियल बनाया। जो पहले वॉर मेमोरियल था वो केवल पहले विश्व युद्ध तक जो शहीद हुए थे उन तक ही सीमित था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर और भारत चीन के और पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के ऊपर जो भी शहीद हुए थे उनका उसके अंदर जिक्र नहीं था। इस नए वॉर मेमोरियल ने उन सबको आपने शामिल करके और देश की साख फिर से बनाई है, खास तौर के ऊपर उन लोगों के अंदर जो पेटी की नौकरी करते हैं। आपने नई पार्लियामेंट बनाई, आपने नेशनल हाईवे की एक ऐसी रफ्तार बना दी कि पिछले 10 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज बने हैं। और ये रफ्तार किस तौर पे बढ़ी है ये भी बताना चाहता हूं कि सन 14 से पहले एक दिन के अंदर केवल 11 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया करते थे पिछली सरकारें, और आज के दिन 63 किलोमीटर फी दिन नेशनल हाईवेज बनने जा रहे हैं और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। अंत में, ज्यादा लंबा नहीं मैं बोलूंगा, अंत में एक ही कहना चाहता हूं कि जो भी देश विकसित होना चाहता है कैसे भांपा जाता है कि विकसित की राह आज के दिन ये पकड़ रहा है।
उसकी जीडीपी देखी जाती है, सालाना क्या आय उसकी है वो देखी जाती है। और कोविड के बाद अगर आप इकोनॉमिक सेंसस के साथ हिसाब लगाएं तो चाइना की सिर्फ 3% जीडीपी बढ़ी, यूएस की 2.1% जीडीपी बढ़ी, फ्रांस की 2.5% जीडीपी बढ़ी, जबकि भारतवर्ष की पिछले साल के अंदर 22-23 के अंदर 7.2% जीडीपी बढ़ी। मोदी जी, मैं आपके सामने खड़ा होकर के यह कहना चाहता हूं कि जो पिछले 10 साल के अंदर आपने काम किए हैं, न केवल वो लाजवाब हैं बल्कि बेमिसाल हैं। आपके मुंह पे बेशक मैं कह रहा हूं, लेकिन वास्तव के अंदर आज के दिन भारतवर्ष विकसित होने जा रहा है। भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको तीसरी टर्म दे, ताकि 2047 के अंदर जो आपने सपना हम सबको दिखाया है कि भारत विकसित हो सकता है, वो पूरा कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का भी, जो आप तशरीफ लाए, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे खुद स्वयं हमारे बीच के अंदर उपस्थित होकर के इसका शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। भगवान करे आने वाले समय के अंदर ये जो सब सपने हैं इनको आप साकार करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय शंकर। बहुत बहुत आभार माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का। देवियों सज्जनों, हरियाणा देश के ऐसे अग्रणी राज्यों में अगली पंक्ति में है जिसने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संकल्पों को बहुत ही निष्ठा से, बहुत समर्पण और मेहनत से प्रदेश में साकार किया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के रूप में प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने भ्रष्टाचार से मुक्त, भाई भतीजावाद से मुक्त, क्षेत्रीय भेदभाव से मुक्त एक पारदर्शी और समावेशी सुशासन का मॉडल इस प्रदेश के लोगों को दिया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें आप सभी की करतल ध्वनि के साथ। भारत माता के, भारत माता के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हरियाणा के इन 4 जिलों से दक्षिण हरियाणा विशेष तौर पर हजारों की संख्या में आज जनसमूह, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को, और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा, वर्षों पुरानी ये मांग थी, यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र, और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी, उसमें भी इस एम्स का रेवाड़ी जिले के लिए बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़ा एक योगदान है। इस एम्स से न केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों को बल्कि राजस्थान के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर दूर राजस्थान भूमि शुरू हो जाती है। तो इस नाते से
इस एम की बनाने के भूमिका में, जैसा माजरा गांव, यहां के लोगों ने हमको अपनी पंचायती जमीन भी दी है और यहां के प्राइवेट लोगों की जमीन को हमने खरीद करके और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं माजरा गांव का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के उद्घाटन और शिलान्यास में अन्य भी कई कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुरुग्राम का मेट्रो स्टेशन जो प्रोजेक्ट है, लगभग 5,500 करोड़ रुपए का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट, इसका भी आप शिलान्यास करेंगे और ये भी बहुत जल्दी पूरा होकर के न केवल स्थानीय गुरुग्राम के लिए बल्कि प्रदेश देश के लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी विदेशी कंपनियों के लोग भी यहां अपना निवेश करने के लिए आए हैं, व्यापार उद्योग करते हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, उसकी प्रगति हमारे देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, उसका भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार रेलवे के कई प्रोजेक्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, पहला हमारा हवाई अड्डा हिसार में तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस प्रकार की फ्लाइट्स का विषय भी शुरू होगा। रेलवे का जाल फैलाने में आज एक बड़ी रेल लाइन रोहतक से लेकर के हांसी तक, क्योंकि उसके कारण से पश्चिम हरियाणा दिल्ली से बहुत छोटे मार्ग से जुड़ जाएगा, उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वहां पर पहली रेलवे गाड़ी जो है उसको शुभारंभ करने के लिए आप हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। और ऐसे ही जैसे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक महत्व की बातें हम आज देख रहे हैं, अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है। देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष, वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम 3री शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएं। दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। देवियों सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से एम्स माजरा सहित अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिनका विवरण आप फिल्मों के रूप में भी यहां देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे।
मैं इस समय निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शिलापट्टिकाओं का अनावरण करने की कृपा करें और आप सभी उसमें शामिल हों। शिक्षा, तकनीक और रोजगार, बीते 10 सालों में हुआ हर क्षेत्र में विकास। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं ने कायम की हर दिन नई मिसाल। 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत जारी किए गए हैं 30 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड। कम से कम 75% तक सस्ती दवाइयों के लिए 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र। देश भर में 1,64,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम करती पीएम अभीम और प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन योजनाएं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82% की बढ़ोतरी से एमबीबीएस सीटों में 112% और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या में हुई 126% की बढ़ोतरी। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत हुए 22 नए एम्स। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे हरियाणा के एम्स रेवाड़ी का। मनेठी तहसील के ग्राम मात्रा में 200 एकड़ के विशाल भूखंड पर निर्मित हो रहा एम्स रेवाड़ी, जिसकी लागत है 1600 करोड़ रुपए। 35 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, पर्याप्त क्षमता के साथ ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर, व्यापक परीक्षण के लिए अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, मॉडर्न एकेडमिक ब्लॉक, नर्सिंग ब्लॉक और उत्कृष्ट आयुष ब्लॉक, वहीं हॉस्टल ब्लॉक तथा डॉक्टरों और नर्सों के लिए रेजिडेंशियल ब्लॉक, साथ ही विश्व स्तरीय शोध की व्यवस्था। हाईवे से निकटता के कारण ट्रॉमा सेंटर की शक्ल में भी एम्स रेवाड़ी की भूमिका काफी अहम होगी। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में भी दिखेगा अभूतपूर्व सुधार। एम्स रेवाड़ी के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भी मिलेगा स्वास्थ्य लाभ का एक और व्यापक केंद्र। उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्रालय का लगातार प्रयास और आज एम्स रेवाड़ी का शिलान्यास स्वस्थ और समृद्ध भारत के संकल्प को नई दिशा देने जा रहे हैं। यशस्वी और जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। इस संकल्प को दूरदर्शिता और समर्पण के साथ पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार भी प्रतिबद्ध है। ये डबल इंजन सरकार अब गुरुग्राम और आसपास के लोगों को दे रही है मेट्रो रेल की सौगात। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 10 सालों में देश में मेट्रो का भी बहुत तेजी से विकास हुआ है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो चल रही थी, वहीं आज देश में 905 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क 20 शहरों में ऑपरेशनल है। इसके साथ ही देश में 959 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। अनुमानित 5,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही ये परियोजना 28.5 किलोमीटर लंबी होगी और इस बीच कुल 27 स्टेशन भी प्रस्तावित हैं। केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों के बराबर सहयोग से बनने वाली इस परियोजना को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड को दे दी गई है। आने वाले समय में लगभग 10 लाख यात्रियों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर साइबर सिटी मेट्रो की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। विकसित भारत, विकसित हरियाणा। भारत आज विश्व पटल पर विकास के नए अध्याय लिख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारतीय रेल भी विकास के पथ पर अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय रेल द्वारा देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है, व्यापारियों उद्यमियों को होता है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज हरियाणा में किया जा रहा है लगभग 2500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण। रेवाड़ी काठुवास दोहरीकरण परियोजना, काठुवास नारनौल दोहरीकरण परियोजना, भिवानी डोब बहाली दोहरीकरण परियोजना। इस व्यस्ततम रेलखंड के दोहरीकरण से जहां ट्रेनों का सुगम संचालन संभव होगा, वहीं देश के उत्तरी क्षेत्रों तक सीमेंट, खाद्यान्न आदि का अधिक और तीव्र गति से हो सकेगा परिवहन। मनहेरू बवानी खेड़ा दोहरीकरण परियोजना के बनने से रेवाड़ी भिवानी हिसार रेलखंड पर स्थित कोयला आधारित बिजली घरों तक कोयले की सुगम आपूर्ति होगी सुनिश्चित। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है नवनिर्मित रोहतक महम हांसी रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण। और दिखाई जा रही है इस रेलखंड पर संचालित होने वाली ट्रेन सेवा को हरी झंडी। ये रेल परियोजनाएं न केवल सुगम रेल कनेक्टिविटी के सपने को करेंगी साकार, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी करेंगी सिद्ध। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ढांचागत विकास के मामले में अग्रणी बनाने और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य तय किया है, हरियाणा उस दिशा में कदम ताल करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। ज्योति सर अनुभव केंद्र भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत तीर्थ स्थलों पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में आज महाभारत थीम पर आधारित 240 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ज्योति सर अनुभव केंद्र की गैलरी 1 और 2 और साथ ही केंद्रीय कक्ष बनकर तैयार हैं, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये संग्रहालय टच इंटरैक्टिव डिस्प्ले, LED दीवारें, प्रेजेंटेशन स्क्रीन, इमर्सिव रूम, काइनेटिक्स इंस्टॉलेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर बनाया गया है। लहरा रहा कामयाबी का परचम, हरियाणा में विकास के बढ़ते कदम। विकसित भारत, विकसित हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उनकी कृपा स्नेह के लिए बधाई आप सभी को देवियों सज्जनों। अब आज रोहतक महम हांसी सेक्शन में आप जानते हैं कि रेल सेवा का शुभारंभ भी होने जा रहा है प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। इस अवसर पर रोहतक रेलवे स्टेशन और वहां का कार्यक्रम स्थल भी हमसे वर्चुअली जुड़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि यहां मंच से हरी झंडी दिखाकर वे रोहतक महम हांसी सेक्शन में रेल सेवा का शुभारंभ करने की कृपा करें। लहरा रहा एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से तालियों की गूंज आनी चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय ने यहां से हरी झंडी दिखाई है और वहां से रोहतक स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। रोहतक महम हांसी सेक्शन पर रेल सेवा का शुभारंभ इस रूप में हुआ है देवियों सज्जनों। आभार प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, यह नया भारत है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत, अमृत काल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत, गुलामी की सोच और परतंत्रता की मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त होता भारत, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के प्रति गौरव के भाव से ओतप्रोत भारत। और इस नए भारत के शिल्पी हैं दूरदृष्टा, युग प्रवर्तक,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश के जन जन की ही आस्था नहीं है बल्कि आज पूरी दुनिया ऐसे नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है। आइए आपकी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर धरा रेवाड़ी से पूरे हरियाणा को राम राम। मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण है। ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही 2 देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं।
यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती हैं, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। भारत ने G20 का सफल सम्मेलन किया तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका, तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योति सरमय कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे हैं कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को
इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। साथियों, यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से
लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए, जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है उससे भी कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। साथियों, मैंने रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी। आज यहां एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे राव इंद्रजीत तो इस काम के लिए लगातार, वो बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। आज एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। और इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा, युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा और रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। रेवाड़ी में देश का 22वां एम्स बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज बने थे। बीते 10 वर्षों में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। हरियाणा में भी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है।